Welcome back, students. Now we will start with the new topic, that is Nernst distribution law. Nernst distribution law, it is the last topic of your chapter. So I will explain you. Let I have two immiscible liquids. Immiscible समझते हैं ना अब आप, जो आपस में डिसॉल्व नहीं होते हैं, immiscible liquids. Let I have two immiscible liquids. कौन कौन से? CCl4 और दूसरा है वाटर. ठीक है, मैंने एक बॉक्स में ले लिया है एक कॉलम में CCl4, और कॉलम तो नहीं है ये, मैंने एक बॉक्स में या एक कोई भी आपके पास जार है उसमें ले लिया है मैंने वाटर और CCl4. तो वाटर और CCl4 आपस में डिसॉल्व नहीं होंगे. क्या करेंगे, ये एक लिक्विड, ये एक ऐसा मतलब दो लेयर्स बना देंगे. एक लेयर बन जाएगी आपके पास वाटर की और एक लेयर बन जाएगी CCl4 की. ठीक है, अब ये क्या बिहेव कर रहे हैं, CCl4 इट इज़ बिहेविंग एज सॉल्वेंट, वाटर इज ऑल्सो बिहेविंग एज सॉल्वेंट. अब मैं क्या करती हूँ, इसमें ऐड कर देती हूँ आयोडीन. तो नाउ आयोडीन इट इज़ बिहेविंग एज अ सॉल्यूट बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी. तो क्या होगा कि जो आयोडीन है इट डिजॉल्व्स इन CCl4 एंड ऑल्सो इन वाटर. तो आयोडीन इट इज़ बिहेविंग एज सॉल्यूट इन CCl4 एंड वाटर. अब ध्यान रखना है, CCl4 और वाटर में तो आपस में डिसॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि ये कैसे लिक्विड पेयर हैं, दे आर इमिसिबल. इमिसिबल क्या होता है, जो आपस में डिसॉल्व नहीं होते हैं. लेकिन जैसे मैं इसमें आयोडीन पुट करती हूँ, आयोडीन बोथ सॉल्वेंट्स में आपस में डिसॉल्व हो जाता है. तो जैसे मैंने आयोडीन, मान लो सिर्फ CCl4 में आयोडीन पुट किया, तो जो भी आयोडीन यहाँ पे आया वो धीरे धीरे कहाँ पे आता जाएगा, वाटर वाले सॉल्यूशन में भी आता जाएगा. मतलब यहाँ पे भी क्या आ गया, आपके पास आयोडीन आ गया. ठीक है, अब कब तक ये आयोडीन ये वाटर से यहाँ पे CCl4 से वाटर में ट्रांसफ़र होता रहेगा, जब तक जितनी कैपेसिटी होगी वाटर की आयोडीन को डिसॉल्व करने की, तब तक यहाँ पर आता जाएगा. और कुछ टाइम बाद इन दोनों के बीच में क्या सेटअप हो जाएगा, इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा. तो when we take two immiscible liquids and I put such a solute, कैसा solute which dissolves in both the solvents, लेकिन solvent आपस में dissolve नहीं हो रहे हैं, तो आयोडीन धीरे धीरे एक solvent से दूसरे solvent में dissolve होता जाएगा. कब तक dissolve होता जाएगा, जब दोनों की concentration क्या हो जाए, वहाँ पे fix हो जाए और दोनों में क्या हो जाएगा, यहाँ पे equilibrium maintain हो जाएगा. ठीक है, अब मैं बोलूँगी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन ईच लिक्विड इज कॉन्स्टेंट. मान लो मैंने टेम्परेचर रखा है 25 डिग्री सेल्सियस. 25 डिग्री सेल्सियस पे इस CCl4 में आयोडीन की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, वाटर में भी इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी. तो मान लो आयोडीन इन CCl4 इज C1 मोल्स पर लीटर, मान लो ये इसकी कंसंट्रेशन है, और वाटर में इसकी कंसंट्रेशन है C2 मोल्स पर लीटर. जब तक मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, जैसे मैं टेम्परेचर को चेंज कर दूं, मान लो मैंने टेम्परेचर 30 डिग्री चेंज कर दिया, तो C1 से इसकी मान लो C3 होगी, C2 से इसकी C4, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इसकी चेंज हो जाएगी. ठीक है, तो अब जो ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, तो हम इसको एक रेशो दे देंगे. रेशो कैसी, कि आई पुट C1 divided by C2. तो C1 is the concentration of iodine in one liquid, that is CCl4, or concentration of solute in solvent 1, or C2 is the concentration of solute in solvent 2. It is equal to any constant K. और ये constant कब तक K के बराबर रहेगा, जब तक आपका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट. जैसे आपने ये टेम्परेचर चेंज कर दिया, आपस में ये कंसंट्रेशन फिर से कोई और कंसंट्रेशन में, मान लो जैसे आपने टेम्परेचर चेंज किया तो C1 बन गया C3 और C2 बन गया मान लो C4, फिर से ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट K के बराबर हो जाएगा. ठीक है, जैसे आपने टेम्परेचर किया, तो ये चीज़ क्या बन गई, कांस्टेंट बन गई. ठीक है, एंड दिस लॉ इट इज़ कॉल्ड एज नर्न्स्ट distribution law. It is called as Nernst distribution law. और जो K है, K क्या चीज़ है, it is called as distribution constant, or it is also called as partition coefficient.
डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट और पार्टीशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको शो कर रही हूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन CCl4 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन वाटर इज इक्वल टू C1/C2 इज इक्वल टू K, इट इज़ एन कांस्टेंट। ठीक है, और K को क्या बोल रहे हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट और पार्टीशन कांस्टेंट। ठीक है, ये तो लिया था मैंने CCl4 और वाटर का एग्जांपल। अब मैंने जनरल एग्जांपल लिया है। क्या जनरल एग्जांपल लिया है कि फॉर एग्जांपल यू हैव सॉल्वेंट A एंड यू हैव सॉल्वेंट B, such type of solvent which are immiscible in each other. Now these solvent, C1 is the concentration of solute in solvent A and C2 is the concentration of solute in solvent B. अब generally हम क्या बोलेंगे कि X is solute is dissolved in two immiscible liquid A and B, जो मैं आपको बोल रही हूँ, at constant temperature. When the temperature remains constant, concentration C1 becomes fixed, C2 becomes fixed, or I can say C1/C2 is equal to K, and this law it is called as the Nernst distribution law. अब नर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से आपको क्या पता चला, आपको पता चला कि कोई कांस्टेंट है दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट और इट इज आल्सो कॉल्ड एज द पार्टीशन कोफिशिएंट। इज इट क्लियर? अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द पार्टीशन कोफिशिएंट। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पार्टीशन कोफिशिएंट को अफेक्ट करते हैं? देयर आर 3 फैक्टर्स, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ द लिक्विड पेयर। लिक्विड पेयर का मतलब क्या हुआ, सॉल्वेंट A सॉल्वेंट B का जो भी पेयर है, और टेम्परेचर। ठीक है, अब नेचर ऑफ सॉल्यूट का मतलब है कि मैंने वाटर पेयर सेम लिया है, वाटर और बेंजीन, वाटर और बेंजीन, मतलब सॉल्वेंट पेयर मैंने सेम लिया है, वाटर बेंजीन, वाटर बेंजीन। जैसे मैं सॉल्यूट चेंज कर देती हूँ, सॉल्यूट जैसे मैं चेंज करी हूँ, इसका पार्टीशन कोफिशिएंट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये है आपके पास नेचर ऑफ सॉल्यूट। ऑन कीपिंग द लिक्विड पेयर फिक्स्ड and changing the solute only, I get different value of K, that is partition coefficient। जैसे अगर आपने सॉल्वेंट सिर्फ वाटर एंड बेंजीन रखा और सॉल्यूट आपने बेंजोइक एसिड ले लिया तो पार्टीशन कोफिशिएंट कितना बन गया, 0.0274। लेकिन इसी सॉल्वेंट पेयर के लिए अगर आपने सक्सिनिक एसिड एज और सॉल्यूट ले लिया तो आपका पार्टीशन कोफिशिएंट बन गया 0.096। ठीक है, तो देयर इज चेंज ऑन चेंजिंग द सॉल्यूट। दूसरा मैंने बिल्कुल डिफरेंट कर दिया कि मैंने सॉल्यूट को क्या रख दिया, सेम, लेकिन मैंने अब वाटर पेयर को, मतलब जो सॉल्वेंट पेयर है उसको चेंज कर दिया। फर्स्ट में है वाटर और ईथर, दूसरा ले लिया मैंने वाटर एंड बेंजीन। तो वाटर और ईथर में सक्सिनिक एसिड जब मैं डालती हूँ तो उसकी K की वैल्यू कुछ और है, लेकिन इस सक्सिनिक एसिड ही अगर मैं वाटर लेकिन ईथर की जगह अगर मैंने बेंजीन ले लिया डिफरेंट तो उसका पार्टीशन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, चेंज। ठीक है, नेक्स्ट इज द टेम्परेचर। ये मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज हो जाता है, सेम सब्सटेंसेस, सेम सॉल्वेंट पेयर और सेम सॉल्यूट के लिए वैल्यू ऑफ K विल ऑल्सो चेंज। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच वर अफेक्टिंग द पार्टीशन कोफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट इज द वैलिडिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्या क्या कंडीशंस हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो हो जाए, या हम इसको बोल सकते हैं क्या क्या लिमिटेशंस है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो करवाने की। तो या तो मैं पूछूं कंडीशंस, या वो कंडीशंस फॉलो नहीं होंगी तो वही क्या बन जाएंगी, उसकी लिमिटेशंस। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि, तो या तो मैं कंडीशंस बोलूं जिससे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो हो जाए, या वही उसकी क्या बन जाएंगी, लिमिटेशंस। अगर वो कंडीशंस फॉलो नहीं होंगी तो वही क्या बन जाएंगी, उसकी लिमिटेशंस। फर्स्ट कंडीशन इज टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो हो। तो लिमिटेशन क्या बन गई, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो ये लॉ फॉलो नहीं होगी। सेकंड है, 2 सॉल्वेंट्स जो भी हमने लिए, सॉल्वेंट A और B जो लिए थे, वो क्या होने चाहिए आपस में, दे शुड बी इमिसिबल, दे शुड नॉट डिजॉल्व विद ईच अदर। अगर सॉल्वेंट्स आपस में डिजॉल्व हो गए बाई चांस तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, उसकी लिमिटेशन है, तो वो लॉ फॉलो नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ 2 सॉल्वेंट्स शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय एडिशन ऑफ सॉल्यूट। बोलने का मतलब क्या है कि मैंने A + B क्या लिए है, सॉल्वेंट। अब तो मुझे पता है और A और B आपस में डिसॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने सॉल्यूट डाल दिया, मान लो S सॉल्यूट डाल दिया, सॉल्यूट डालने से आपस में डिसॉल्व होने लग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं सॉल्यूट ऐड करती हूँ, इनकी आपस की सॉल्युबिलिटी के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इमिसिबल ही रहने चाहिए। दिस मीन्स दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ 2 सॉल्वेंट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय एडिशन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला
कि जब मैंने सॉल्यूट डाला ए और बी में, तो सॉल्यूट जिस फॉर्म में मैंने ऐड किया था वो उसी फॉर्म में रहना चाहिए ए और बी में। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने सॉल्यूट को इसमें ऐड किया या तो ये डिसोशिएट हो गया, ए मान लो टूट गया किसी चीज़ में, या ए मॉलिक्यूल के आपस में पॉलीमर की फॉर्म में जुड़ गए, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे मैंने सॉल्यूट को इन दोनों सॉल्वेंट्स में ऐड किया है, इट्स नेचर शुड नॉट चेंज और इट्स मॉलिक्यूलर स्टेट शुड नॉट चेंज, or we can say that its molecular state should not change. And what do you mean by the molecular state? That it should not either go association or it should not go the dissociation. For example, I take the example of phenol molecule. Phenol molecule undergoes association to form dimer in benzene. ठीक है, मान लो मैंने सॉल्यूशन लिया है, एक तरफ लिया है मैंने बेंजीन और एक तरफ लिया है मैंने वाटर। ठीक है, अब मैं इसमें क्या डाल देती हूँ, सॉल्वेंट ऐड कर देती हूँ मैं, फिनोल है ये। अब क्या लिमिटेशन है इसकी कि जैसे मैं फिनोल को बेंजीन में डाल देती हूँ, फिनोल सिंपल फिनोल की फॉर्म में नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी, एसोसिएशन मीन्स फिनोल आपस में ऐसे कुछ इंट्रैक्शन से जुड़ जाएंगे फिनोल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इनका क्या बन गया यहाँ पे, डायमर। तो वी कैन से इनमें क्या हो गया, इनकी एसोसिएशन हो गई। ठीक है, वैसे ही मान लो मैंने कोई भी सॉल्वेंट लिया है, अगेन आई हैव टेकन CH2 एंड आई हैव टेकन वाटर। ठीक है, अगर इसमें मैं HCl ऐड कर देती हूँ, ठीक है, तो HCl CH2 में तो HCl एज इट इज़ रह गया, HCl इन CH2, लेकिन जैसे मैंने HCl वाटर में ऐड किया, HCl डिसोशिएट्स इन वाटर टू फॉर्म H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे फिनोल मॉलिक्यूल की क्या हो रही है, एसोसिएशन टू फॉर्म अ डायमर, यहाँ पे क्या हो रही है, इसकी डिसोशिएशन हो रही है। ठीक है, तो ये है कंडीशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन है कि मॉलिक्यूलर स्टेट जो सॉल्यूट आपने लिया, अब फिनोल क्या बिहेव करे यहाँ पे, सॉल्यूट, HCl भी क्या बिहेव करे यहाँ पे, सॉल्यूट। तो जब मैंने इसको इसमें ऐड किया तो फिनोल की फॉर्म में रहना चाहिए, इसका डायमर नहीं बनना चाहिए था, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो नहीं होगी। वैसे जैसे मैं HCl ऐड किया तो CH2 में तो HCl की फॉर्म में रहा, लेकिन जैसे ही वाटर में गया इट डिसोशिएट्स टू फॉर्म H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। सो दिस इज अगेन द लिमिटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के लिए हम K की वैल्यू तो वी कैन कैलकुलेट फॉर बोथ दीज थिंग्स, बट वी नो दैट K इज इक्वल टू C1 एंड C2 इन जनरल। लेकिन जब हम एसोसिएशन और डिसोसिएशन की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, K की वैल्यू अब इस इक्वेशन से नहीं निकाल सकते हैं। अब दिस इक्वेशन गेट्स मोडिफाइड, इज इट क्लियर। ठीक है, दिस इक्वेशन इट गेट्स मोडिफाइड, तो मोडिफाइड हो जाएगी, ये हम बाद में देखेंगे कैसे कैसे मोडिफाई हो जाएगी। तो दिस इज अगेन द लिमिटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, तो ये वही चीज़ है कि जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट जैसे HCl है, NaCl है, वो सारे वाटर में क्या कर जाते हैं, डिसोशिएट। तो दिस इज़ द अगेन द कंडीशन और इट इज़ द लिमिटेशन टू फॉलो द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। आई होप आपको समझ आ गई होगी अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या चीज़ है। ठीक है, बहुत ईजी है ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। एक बार मैं फिर से आपको बिल्कुल ब्रीफ में बताती हूँ कि आई हैव टेकन सॉल्वेंट। कैसे सॉल्वेंट लिए हैं मैंने, एक गिलास ले लिया है, मान लो मैंने इस गिलास में मैंने 2 सॉल्वेंट ऐड किए हैं। फर्स्ट ऐड किया है मैंने वाटर, फिर ऐड किया है मैंने CCl4। CCl4 की जगह मैं CH2 भी यूज़ कर सकती हूँ। वाटर और CH2 भी इमिसिबल हैं, वाटर और CCl4 भी इमिसिबल हैं। ठीक है, अब मैं वाटर और CCl4 नहीं बोल रही हूँ, मैं जनरल बोल रही हूँ। क्या जनरल, मान लो एक है सॉल्वेंट A और एक है आपके पास सॉल्वेंट B। ठीक है, जब मैं इन दोनों को आपस में डिसॉल्व करूँगी तो ये डिसॉल्व नहीं होंगे, तो दीज आर द पेयर ऑफ इमिसिबल लिक्विड। अब जैसे मैं इसमें कोई सॉल्यूट डाल देती हूँ, मान लो C, ऐसा सॉल्यूट डालूंगी जो A में भी डिसॉल्व हो जाए और B में भी डिसॉल्व हो जाए, तो कुछ टाइम बाद C यहाँ पे भी आ जाएगा और C यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो लेट कंसंट्रेशन ऑफ C इन A इज C1 एंड इन B इट इज C2। तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और नर्स लॉ, कंसंट्रेशन ऑफ C1 अपॉन C2 इज कॉन्स्टेंट। दिस लॉ इट इज कॉल्ड एज द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्या क्या एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की एप्लीकेशन क्या है? फर्स्ट इज द कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट मतलब जो मैंने मान लो ये S सॉल्यूट यहाँ पे डाला, S सॉल्यूट की
बी में कितनी सॉल्युबिलिटी है, एस सॉल्यूट की ए में कितनी सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी समझते हैं आप कि कितना हद तक ये डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से। कैसे कि जो कंसंट्रेशन ऑफ C1 है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस इन ए। concentration of any solute in solvent A is directly proportional to the solubility। तो वैसे concentration C2 B में कितनी होगी, इसकी solubility के proportional है, that is equal to S2। तो अगर हमें concentration पता चली तो हमें उसी को हम क्या मान लेते हैं, उसकी solubility मान लेते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, C1 upon C2 is equal to K, but C1 is equal to S1 and C2 is equal to S2, तो we can say S1 upon S2 is equal to K, ठीक है। तो अगर हमें एक की सॉल्युबिलिटी पता है और पार्टीशन कोफिशिएंट पता है तो हम दूसरे की सॉल्युबिलिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज द इट इज़ बिहेविंग एज अ डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर। ये आपके लिए नई टर्म है, डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर। क्या मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर का? डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर का मतलब है, अभी समझाती हूँ, ठीक है। अब मान लो आपने लिया है वाटर, ठीक है। वाटर में आपने ऐड कर दिया है आयोडीन। अब आयोडीन वाटर में ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं होता है, ठीक है। तो मान लो मैंने आयोडीन लिया है 1 लीटर, वाटर लिया है 1 लीटर, उसमें बिल्कुल माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ आयोडीन ऐड किया। मान लो दिस पॉइंट ऑफ आयोडीन आई हैव एडेड। अब मुझे नहीं पता कितना आयोडीन प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी आयोडीन का वाटर में सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा सॉल्यूशन बनेगा, इट विल बी कलरलेस, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि आयोडीन इसमें है या नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इस लिक्विड में एक और लिक्विड डाल दूँगी। कौन सा? CS2 डाल दिया। अब आपको पता है कि वाटर और CS2 आपस में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, तो ये क्या बना देंगे, CS2 की लेयर ऊपर रह जाएगी, वाटर की लेयर नीचे रह जाएगी। तो कैसे बन गया आपके पास, नीचे बन गया आपके पास वाटर, वाटर में आपने क्या ऐड किया था, आयोडीन, ऊपर से आपने इसमें क्या डाल दिया, CS2। अब जो CS2 है इट इज़ अ वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ आयोडीन, मतलब ये पता लगा देता है कि इसमें आयोडीन है या नहीं प्रेजेंट है। तो क्या होगा कि जो आयोडीन है वो वाटर में डिज़ोल्व तो होता है, लेकिन आयोडीन CS2 में बहुत ज़्यादा डिज़ोल्व होता है, बहुत ज़्यादा। तो अगर आयोडीन CS2 में ज़्यादा डिज़ोल्व होता है तो जितना आयोडीन है वो सारा कहाँ मूव करना स्टार्ट कर देगा, CS2 की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कम अमाउंट रह जाएगा, सारे के सारा आयोडीन कहाँ चल जाएगा, CS2 में। और जब आयोडीन CS2 में चल जाता है ये कैसा कलर देता है, वायलेट कलर। इट विल गिव वायलेट कलर। तो जैसे सॉल्यूशन का कलर वायलेट आएगा हमें क्या पता चल जाएगा कि वाटर कंटेन्स आयोडीन इन इट। अब जैसे इसका कलर वायलेट आ जाएगा हमें क्या पता चलेगा कि वाटर में क्या डिज़ोल्व था, आयोडीन। तो ये क्या बिहेव कर रहा है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर। इंडिकेटर क्यों, मतलब इसमें पता चला कि आयोडीन प्रेजेंट थी, कि ये वाला सॉल्यूट प्रेजेंट था। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से आयोडीन वाटर में भी डिस्ट्रीब्यूटेड है और CS2 में भी इंडिकेटर है। दिस मीन्स इट इज़ बिहेविंग एज द दिस लॉ इट इज़ बिहेविंग एज द डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन, और यहाँ पे गलत लिख दिया है, यहाँ होना चाहिए था डिसोसिएशन। या तो हमें एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन या हमें एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन पता चल जाता है ऑफ एनी सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। समझ रहे ना आप कि किसी भी चीज़ में कितनी, अभी मैंने थोड़ी देर बताया आपको कि अगर एसोसिएशन हो जाएगी या डिसोसिएशन हो जाएगी तो लॉ चेंज हो जाएगी, वो सेम लॉ नहीं रहेगी। तो क्या क्या चेंजेस होंगे वो भी हमें पता चल सकता है इस लॉ से, कि अगर मान लो मेरे पास कोई सॉल्यूट है X, ये मैंने एक लेयर C1 में, फर्स्ट लेयर है जिसमें इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, C1। ये है सॉल्वेंट A, ये है सॉल्वेंट B। मान लो A सॉल्वेंट में X की कंसंट्रेशन है कितनी है, C1। लेकिन जैसे ही ये सॉल्वेंट आपके पास C2 में जा रहा है, दूसरे वाले जैसे ही ये सॉल्यूट आपके पास C2 में जा रहा है, जैसे ही ये सॉल्वेंट आपके पास सॉल्यूट आपके पास B में जा रहा है, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे X की फॉर्म में नहीं रहा। क्या हो गया इसमें, इसकी होगी एसोसिएशन। कैसे हो रही है एसोसिएशन, जैसे मान लो N है आपके पास, मान लो N है आपके पास HCl, ठीक है। HCl लिया था आपने X, मान लो X है आपके पास HCl। 3 moles of HCl combined together form HCl thrice। तो ये थे 3 मॉलिक्यूल, ये बन गया अब एक ही मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मान लो मैंने लिए थे 3 मॉलिक्यूल X के यहाँ पे, लेकिन आपस में एसोसिएट होके क्या बना रहा है, ये X3 बना रहा है अभी,
मतलब एक ही मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल एक ही मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब ये क्या हो गया, एसोसिएट हो गए यहाँ पे। तो एक्स था जब तक तो ये ए में था तब तो ये जैसे था वैसे ही रहा, उसकी कंसंट्रेशन क्या है C1। लेकिन जैसे ही ये बी सॉल्वेंट में गया इसकी क्या होगी, एसोसिएशन। तो n नंबर ऑफ x ने क्या दिया, xn बना दिया। तो जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लॉ थी वो क्या होगी, चेंज। अब हमारे पास क्या था, C1/C2 = K। अब क्या हो गया, ये C1/n√C2 = K। n क्या चीज़ है, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ x आपस में कंबाइन हुए टू फॉर्म x नंबर ऑफ n's। इज इट क्लियर। तो अब हमें कैसे पता चलेगा ये, हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट लेते जाएंगे, उसमें इसकी कंसंट्रेशन पता करते जाएंगे, इसकी कंसंट्रेशन पता करते जाएंगे, ठीक है। अब मान लो हमें n पता नहीं है, ठीक है, n कैन बी, इट कैन बी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम लेंगे C1/√C2, n का पता है हमें पता नहीं है, और k की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब हम इक्वेशन निकालेंगे, हमें नहीं पता कि कितना n है यहाँ पे, ठीक है। तो हम अपनी मर्जी से पहले n की वैल्यू 1 रखते जाएंगे, 2 रखते जाएंगे, 3 रखते जाएंगे। अब हमारे पास मान लो हमने n की वैल्यू रखी यहाँ पे 1, तो कितना आ जाएगा, C1/√C2, ये वाली चीज़ आ जाएगी इसकी। तो इसके लिए हमने k की वैल्यू निकाली, फिर हमने क्या की, इसकी कंसंट्रेशन चेंज कर दी। तो कंसंट्रेशन चेंज करने से भी k की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। क्यों, क्योंकि पार्टीशन कोएफिशिएंट कांस्टेंट रहता है। C1 C2 इस तरह से अपने को चेंज कर देंगे कि k की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, ठीक है। मान लो हमने इसमें थोड़ा बहुत x और डाल दिया, जैसे मैं थोड़ा x और डालूंगी तो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन कुछ और हो जाएगी, अगेन इसकी कंसंट्रेशन कुछ और हो जाएगी, क्योंकि जितना कम डालेंगे उतना कम डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितना ज़्यादा डालते जाएंगे उतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जैसे मैंने x की अमाउंट इंक्रीज़ कर दी, C1/√C2 की कंसंट्रेशन भी क्या चेंज होती जाएगी, लेकिन k की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, फिक्स, ठीक है। अब मान लो जब मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट की है, तो जैसे आप कंसंट्रेशन को यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, k यहाँ पे पहले 9 आ गया, फिर 15 आ गया, फिर 20 आ गया, फिर 25। इसका मतलब k की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रह रही है, ठीक है। दैट मीन्स आपको यहाँ पे 1 नहीं पुट करना चाहिए था, ये गलत पुट किया है। मान लो अब मैं पुट कर रही हूँ C1/√C2। अब मान लो मैं इसमें 2 की वैल्यू, n को 2 की वैल्यू पुट कर रही है। अब मान लो k की वैल्यू फिर से चेंज हो रही है, कभी 10 आ रहा है, कभी 15 आ रहा है, कभी 20 आ रहा है। तो अगेन k की वैल्यू इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स 2 इज ऑल्सो नॉट अ राइट टर्म। अब मान लो n की वैल्यू आपने 3 पुट कर दी। अब ये एक्सपेरिमेंट है, हम लैब में कर रहे हैं, मान लो ये एक्सपेरिमेंट। अब मान लो मैंने कंसंट्रेशन फिर से इसकी कंसंट्रेशन चेंज कर दी, तो मान लो अब मैंने ऐड किया यहाँ पे 3 की वैल्यू। जैसे मैंने n की वैल्यू 3 पुट की, जो k की वैल्यू है वो आपकी कांस्टेंट आना स्टार्ट होगी। जैसे मान लो एक बार आ रही है 10, एक बार यह है 10.1, एक बार आ रही है 10.2, एक बार आ रही है 9.9, मतलब k वैल्यू हैज़ बीन केप्ट कांस्टेंट नाउ। इसका मतलब n की वैल्यू 3 जो हमने पुट की थी, दैट इज़ द राइट टर्म। तो इसका मतलब जो n था वो क्या आना चाहिए था, यहाँ पे 3। दिस मीन्स 3 मॉलिक्यूल्स और x आर नाउ कंबाइनिंग टू फॉर्म x3, ठीक है। तो बाय दिस वी कैन कैलकुलेट द एसोसिएशन। आपको इतना डिटेल में नहीं बताना है, तो आप सिर्फ बता सकते हैं कि इसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब है हम डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट भी बता सकते हैं। जैसे मैंने आपको HCl का एग्जांपल लेके बताया था कि डिसोसिएशन कैसा होता है। तो अगेन आई हैव टेकन x ए सॉल्वेंट में जिसकी कंसंट्रेशन क्या है C1, x अब C2 में क्या हो चुका है, ये C2 में क्या हो चुका है, ये डिसोशिएट हो चुका है। तो x कैसे डिसोशिएट हो गया, इसने A और B मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे मैंने क्या बताया था कि मान लो X अगर HCl है तो डिसोशिएट होकर क्या बना रहा है, ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो वैसे मान लो अब HCl है X, डिसोशिएट होकर A बना दिया उसने H पॉजिटिव और B बना दिया Cl नेगेटिव। तो अगेन उसके लिए हमारे पास लॉ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर आपके पास डिसोशिएशन हो रही है C1 फेज़ में, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, C1 इंटू 1 - अल्फ़ा अपॉन C2 = K। अल्फ़ा क्या चीज़ है यहाँ पे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। जैसे हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा था ना हमने बहुत पहले एक चैप्टर में, वैसे ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है। वैसे अगर हमारे पास, लेकिन अगर C2 में हो रही है हमारे पास ये डिसोसिएशन, तो हम क्या बोलेंगे, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, C1/C2 इंटू 1 - अल्फ़ा अपॉन K। बोलने का मतलब है कि जिस भी कंसंट्रेशन में ये हमारे पास डिसोसिएशन हो रही है, हम उसके साथ क्या लगा देंगे, 1 - अल्फ़ा लगा देंगे। तो 1, लेकिन अगर बोथ में हो रही है आपके पास डिसोसिएशन, इसमें भी डिसोसिएशन हो रही है और इसमें भी डिसोसिएशन हो रही है, तो व्हाट वी विल यूज़, C1 1 - अल्फ़ा डिवाइड बाय C2 इंटू 1 - अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो द इक्वेशन विल चेंज लाइक दिस।
C1 and C2 will not remain as such. Now the last use of or application of chemical this distribution law is the study of chemical equilibrium. एक chemical equilibrium क्या होता है? K, involving the formation of complex ion. Now what do you mean by complex ion? मान लो आपके पास कोई रिएक्शन है, पोटाशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद आयोडीन टू फॉर्म KI3. नाउ हम क्या बोल सकते हैं कि KI और आयोडीन क्या बना रहे हैं? KI3. अगर मैं K को यहाँ से रिमूव कर दूँ तो क्या बचा? I नेगेटिव. तो मैंने यही लिखा है यहाँ पे I नेगेटिव प्लस आयोडीन फॉर्मिंग I3 नेगेटिव. आ रही बात समझ में? मैंने लिखा KI प्लस आयोडीन आपस में मिलके क्या बना रहे हैं? KI3. अब मैं K को यहाँ से रिमूव कर दे रही हूँ तो K के ऊपर क्या होता है? 1 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 नेगेटिव. तो मैं इसी को क्या लिख सकती हूँ? I नेगेटिव प्लस आयोडीन, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ I3, लेकिन साथ में एक क्या है? नेगेटिव. ये जो आयन बना इसको बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स आयन. ठीक है, इस आयन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू निकाल सकते हैं और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए क्या होगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. तो K इज इक्वल टू KI3 अपॉन KI इंटू आयोडीन. तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. ये सिमिलर एग्जांपल है जहाँ पे Br3 नेगेटिव बन रहा है. दिस इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स आयन. तो I3 negative is an complex ion and Br3 negative it is also a complex ion. ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया है? एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रही हूँ मैं. क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करी हूँ कि मैंने लिया है सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन CS2 और सॉल्यूशन ऑफ KI इन वाटर. 2 सॉल्यूशन लिए हैं. सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन CS2, सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड इन वाटर. मान लो ये है A मोल पर लीटर और ये है आपके पास B मोल्स पर लीटर. मैंने दोनों को क्या कर दिया? शेक कर दिया. ठीक है, शेक करने से क्या हुआ? आपको पता है कि CS2 सॉल्वेंट है, यहाँ पे वाटर भी क्या है? सॉल्वेंट है. आपस में जब मैंने इनको शेक कर दिया 2 सॉल्वेंट आपस में मिल गए, लेकिन ये कैसे सॉल्वेंट पेयर है? इमिसिबल सॉल्वेंट पेयर है. ठीक है, तो ऐसी कुछ कंडीशन बन गई. एक तरफ बन गया आपके पास CS2, एक तरफ बन गया आपके पास वाटर. CS2 में आपने क्या पुट किया है? आयोडीन, और वाटर में क्या पुट किया है आपने? KI. यहाँ पे मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि आपने 2 वाटर के सॉल्यूशन लिए हैं. एक लिया है CS2 और एक लिया है आपने वाटर. CS2 में क्या पुट किया है आपने? आयोडीन, और वाटर में क्या पुट किया है आपने? पोटाशियम आयोडाइड. ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास? दे बन गए इमिसिबल लिक्विड पेयर बन गए. ये इसमें सॉल्यूट है आयोडीन, KI सॉल्यूट वाटर में है. अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आयोडीन सॉल्यूट है, आयोडीन इज सॉल्युबल इन CS2 एंड इट इज़ ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर. लेकिन जो KI है वो सिर्फ वाटर में डिजॉल्व होता है, CS2 में डिजॉल्व नहीं होता है. तो अगर KI CS2 में डिजॉल्व नहीं होता है तो KI तो यहाँ नहीं आएगा. लेकिन आयोडीन वाटर में भी डिजॉल्व होता है तो कुछ ना कुछ आयोडीन यहाँ से कहाँ चल जाएगा? इसमें चल जाएगा. तो कुछ ना कुछ आयोडीन मान लो यहाँ जा रहा है धीरे धीरे और यहाँ पे आ गया पास आयोडीन. इज इट क्लियर? अब ये आयोडीन इस KI के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? KI3 बना देगा. ठीक है, तो यही वाली इक्वेशन होगी KI प्लस आयोडीन फॉर्मिंग KI3 और मतलब I3 नेगेटिव बन रहा है. यहाँ पे हम निकालेंगे इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे इसके लिए. ठीक है, तो अब कुछ टाइम बाद इस वाले आयोडीन में और इस वाले आयोडीन में क्या होगी? इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी आयोडीन है, यहाँ पे भी आयोडीन, मतलब यहाँ की कंसंट्रेशन दोनों की क्या होगी? फिक्स होगी. सेम नहीं, फिक्स. सेम और फिक्स में 2 अलग अलग चीज़ें हैं. मान लो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 5 कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे 2 कांस्टेंट हो गया. ठीक है, इक्विलिब्रियम इज सेट बिटवीन आयोडीन एंड दिस. ठीक है, अब आयोडीन मान लो हमने स्टार्टिंग में कितना आयोडीन लिया? A मोल्स पर लीटर, और KI कितना लिया है हमने? B मोल्स पर लीटर. ठीक है, तो A से यहाँ पे कुछ आयोडीन कहाँ चले गया? यहाँ पे चले गया. अब जो भी आयोडीन यहाँ पे बचा है CS2 में उसको मैंने टाइट्रेट कर दिया है किसी भी सॉल्यूशन से. तो टाइट्रेशन से मुझे पता चल गया कि लेफ्ट आयोडीन कितना है. ठीक है, अब मान लो मैंने इसको
कितना है लेफ्ट आयोडीन, मान लो मैंने टाइट्रेट कर दिया है और मुझे पता चल गया कितना आयोडीन यहाँ पे C मोल्स पर लीटर आयोडीन है यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है। तो हम क्या पता कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ आयोडीन इन वाटर एंड अमाउंट ऑफ आयोडीन इन CS2 इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट K, हमें पता चल गया, ठीक है। अब देखो ये क्या चीज़ है, अमाउंट ऑफ आयोडीन लेफ्ट इन CS2 में कितना आयोडीन बचा है, C मोल पर लीटर। ये मुझे कैसे पता चला, जब मैंने इस वाले नीचे वाले सॉल्यूशन को टाइट्रेशन से पता चल जाता है, अननोन अमाउंट पता चल जाती है टाइट्रेशन से। तो ये अननोन अमाउंट मुझे कहाँ पता चल गई, टाइट्रेशन से पता चल गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ऊपर वाली लेयर ली थी, कौन सी वाली लेयर, ये वाली। अब इसमें मुझे टोटल अमाउंट ऑफ आयोडीन पता करना है। टोटल अमाउंट ऑफ आयोडीन मतलब एक फ्री आयोडीन प्लस एक KI3 में कितना आयोडीन। तो अमाउंट ऑफ आयोडीन फ्री और कंबाइंड फॉर्म में कितना आयोडीन है, कितना आयोडीन आया होगा यहाँ पे। अब आप खुद सोचो कि यहाँ पे कितना आयोडीन आया है। टोटल आयोडीन आया कहाँ से, नीचे से, CS2 से। CS2 में इनिशियल आयोडीन कितना था, A मोल, बचा कितना, C मोल। तो गया कहाँ बाकी, यहाँ पे। तो इनिशियल आयोडीन माइनस लेफ्ट ओवर आयोडीन इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ आयोडीन जो यहाँ पे चले गया। आ रही है बात समझ में। इनिशियल आयोडीन CS2 में कितना था, A मोल पर लीटर। जब सारी रिएक्शन होगी उसके बाद कितना आयोडीन आया, C। तो अगर मैं A से C माइनस कर लूँगी तो कौन सा आयोडीन होगा, जो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। तो दिस इज़ A माइनस C, ठीक है। अब आपको पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ फ्री आयोडीन इन वाटर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ फ्री आयोडीन इन CS2 किसके बराबर है, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट K के बराबर है। तो आपको पता है फ्री आयोडीन कितना बचा था, जो मैंने अभी टाइट्रेट करके बताया था, C था वो, ठीक है। तो अगर मैं इस यहाँ नीचे वाली में C पुट कर दूँ और यहाँ पे K मुझे पता है, तो यहाँ पे क्या निकाल सकती हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ फ्री आयोडीन इन वाटर निकाल सकती हूँ। तो क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ फ्री आयोडीन इन वाटर इज इक्वल टू, ये कितना आया था, लेफ्ट कितना था बचा हुआ पीछे, C बचा था पीछे, तो इट विल बी, ये C यहाँ चल जाएगा, इक्वल टू K इंटू C, ठीक है। अब देखो ये तो मुझे पता चल गया। अब मुझे अमाउंट ऑफ फ्री प्लस कंबाइंड पता चल गया। फ्री प्लस कंबाइंड कितना है, A माइनस C। इसमें से फ्री भी पता चल गया, फ्री कितना है, K इंटू C। तो कंबाइंड पता चल जाएगा, फ्री प्लस कंबाइंड है A माइनस C। इसमें से फ्री है KC, तो कंबाइंड कितना होगा, इसमें से इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो वो कितना आ जाएगा, कंबाइंड फॉर्म। तो वो मान लो, वो कितनी मान ली मैंने, D मोल्स पर लीटर। अब हमारे पास रिएक्शन क्या, ये क्या पता चल गया आपको, कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन कंबाइंड विद KI। मतलब अगर मैं ये वाली रिएक्शन करवा रही हूँ तो ये है कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन कंबाइंड फ्रॉम KI फॉर्मिंग KI3। तो यहाँ से सबके कोफिशिएंट कितने हैं, 1 1 1। मतलब जितना मोल इसका लगा उतना ही मोल इसका लगा, उतने ही मोल ये बने। तो मोल्स ऑफ आयोडीन कंबाइंड इज इक्वल टू मोल ऑफ KI कंबाइंड इज इक्वल टू मोल्स ऑफ KI फॉर्म्ड। तो अगर ये मैंने D निकाला था, आयोडीन अगर मैंने D निकाला था, तो ये भी